हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th का साइंस विषय का जो चैप्टर नंबर 6 है पुराने बुक के हिसाब से, लेकिन नई एनसीईआरटी बुक में इसे चैप्टर नंबर 5वां में रखा गया है। तो नया एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 5वां का जो जैव प्रक्रम चैप्टर है उसका अभ्यास का संपूर्ण क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर के लिए आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। और आपको बताते चले कि अभ्यास से पहले जितना भी पाठगत प्रश्न होता है हमने सभी प्रश्नों को हल कर दिया है। तो फिलहाल हम इस वीडियो में अभ्यास के सभी प्रश्नों का हल करेंगे और समाप्त भी करेंगे इसी वीडियो में। तो अगर आप उन वीडियो को नहीं देखे हैं तो जल्दी से जाकर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। तो चलिए अब हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। मतलब हम लोग जो मनुष्य है उसमें वृक्क मतलब कि जो किडनी है वो किस चीज से संबंधित है। पहला है पोषण, दूसरा है श्वसन, तीसरा है उत्सर्जन और चौथा है परिवहन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, उत्सर्जन। ठीक है ना। वृक्क जो है वो उत्सर्जन का कार्य करती है। अत्यधिक मात्रा में जो हम लोगों का अपशिष्ट पदार्थ है उसको छान करके मूत्र के माध्यम से बाहर निकालती है। तो चलिए अब हम देखते हैं दूसरा सवाल। इसमें क्या है, पादप में जाइलम उत्तरदायी है। मतलब कि जो पादप होता है पेड़ पौधा उसमें जाइलम कौन सा कार्य करता है। ठीक है। देखिए जाइलम और फ्लोएम दो प्रकार का उत्तक पाया जाता है पादप में। तो इसमें जाइलम के बारे में पूछा है। पहला ऑप्शन है जल का वहन, दूसरा भोजन का वहन, तीसरा अमीनो अम्ल का वहन और चौथा में है ऑक्सीजन का वहन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जल का वहन। ठीक है ना, जल का परिवहन करती है। तो चलिए अब हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या पूछा है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए कौन सा चीज आवश्यक है। ए नंबर का ऑप्शन में है कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, बी में है क्लोरोफिल, सी में है सूर्य का प्रकाश और डी में है उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। चलिए अब चौथा नंबर देखते हैं। पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है। यह क्रिया किस में होती है। देखिए पायरुवेट का जो विखंडन है ये किस में होता है। तो पहला है कोशिका द्रव्य, दूसरा है माइटोकॉन्ड्रिया, तीसरा है हरित लवक और चौथा है केंद्रक। तो ये जो क्रिया होती है ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। ठीक है, इसका ऑप्शन कंप्लीट। तो चलिए अब पांचवा नंबर देखते हैं जहाँ से सब्जेक्टिव क्वेश्चन शुरू होता है। क्या पूछा है इसमें, हमारे शरीर में वसा का पाचन कैसे होता है। फिर इसी में पूछा है यह प्रक्रम कहाँ होता है। देखिए हमारे शरीर में जो डाइजेस्टिव सिस्टम है यानी कि पाचन तंत्र है वो मुंह से शुरू होकर के बड़ी आंत में खत्म होती है। तो इसके बीच में आखिर कहाँ पर वसा का पाचन होता है यही क्वेश्चन में पूछा गया है और ये कैसे होता है। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। पहला में क्या लिखा है, हमारे शरीर में वसा का पाचन पित्त रस के द्वारा होता है। देखिए यकृत के पास यानी कि कलेजी के पास, लीवर के पास एक छोटा सा थैलीनुमा संरचना होता है जिसे पित्ताशय कहते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इस पित्ताशय के अंदर में एक रस पाया जाता है जिसे पित्त रस कहा जाता है। इसी पित्त रस के द्वारा वसा का पाचन होता है। जब छोटी आंत में कोई भी वसा वाला भोजन पहुँचता है तो इस पित्त रस से, इस पित्ताशय से पित्त रस छोटी आंत में जाती है और वसा का पाचन करती है। फिर दूसरा में क्या लिखा है, देखिए वसा के पाचन में अग्नाशयिक रस में, ठीक है ना, पाए जाने वाला लाइपेज एंजाइम पाइसीकृत वसा को वसी अम्ल एवं ग्लिसरॉल में बदल देता है। ठीक है। देखिए इसमें कहा गया है कि अग्नाशय, ठीक है ना, एक अग्नाशय जिसको पेंक्रियाज बोला जाता है, अग्नाशय में अग्नाशयिक रस बनता है और उसमें जो लाइपेज नामक एंजाइम पाया जाता है वो जो एंजाइम है वो वसा को पाचित करता है। मतलब कि वसा को किस में बदल देता है, वसी अम्ल और ग्लिसरॉल में। ठीक है ना। और ये संपूर्ण प्रक्रिया कहाँ होती है, तो लिखा है यह प्रक्रम छोटी आंत में होती है। ठीक है। इस प्रकार से इसका आंसर कंप्लीट हुआ। जितना भी आंसर हम आपको बताएंगे सारा का सारा सटीक आंसर होगा और अच्छा से अच्छा आंसर होगा आपके एग्जाम के लिए। तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम 6 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है। यानी कि जो भोजन है वो मुख से शुरू होता है पाचित होना और बड़ी आंत में जाके खत्म होता है। तो भोजन के पाचन के समय लार की क्या भूमिका है, लार क्या कार्य करता है। ठीक है, चलिए इसका आंसर देखते हैं। देखिए सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि हमारा जो मुंह है उसमें 3 जोड़ी लार ग्रंथियां हैं। ठीक है ना, मतलब 6 ठो लार ग्रंथि है जिससे हर समय लार निकलते रहता है। ठीक है, लार एक प्रकार का रस होता है जिसे हम लोग थूक भी बोल सकते हैं। ठीक है,
और ये जो लार होता है इसमें एक प्रकार का एंजाइम पाया जाता है जिसको टाइलिन बोलते हैं। अब आंसर पढ़ते हैं। लार में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है जो भोजन में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज शर्करा में परिवर्तित कर देता है, जिससे भोजन के पाचन में आसानी होती है। देखिए, ये जो लार है उसमें टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है और ये एंजाइम क्या करता है, जो भी भोजन हम मुख में लेकर के चबाते हैं तो चबाने के समय वो एंजाइम क्या करता है, जितना भी उसमें कार्बोहाइड्रेट है उसको माल्टोज शर्करा में चेंज कर देता है, बदल देता है, जिससे ये भोजन जब पाचन अंगों के पास पहुंचता है, आमाशय के पास और छोटी आंत बड़ी आंत के पास, तो उसका पाचन जो है आसानी से हो जा सकता है। कभी कभी इसका ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कि भोजन का पाचन में से कार्बोहाइड्रेट का पाचन किस अंग द्वारा होता है, तो कार्बोहाइड्रेट में से 80% कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुंह में ही हो जाता है, लार के द्वारा। ठीक है, तो ये आंसर खत्म हुआ। तो चलिए अब हम 7 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियां कौन सी है और उसके उत्पाद क्या है। ठीक है ना, उपोत्पाद क्या है। देखिए, सवाल ये पूछा है कि स्वपोषी पोषण, जैसे पेड़ पौधा में जो पोषण होता है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, उसमें कौन कौन सी परिस्थितियां आवश्यक है, मतलब कि जरूरी है। ठीक है ना, बिना उसके स्वपोषी पोषण नहीं होगा। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। कहता है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियां निम्न है। इसका मतलब है कि स्वपोषी पोषण के लिए जितना भी परिस्थिति है वो नीचे लिखा गया है, यानी कि जो नीचे लिखा गया परिस्थिति है उसके एक कभी अनुपस्थिति में, मतलब कोई चीज़ अगर ना हो तो स्वपोषी पोषण ना होगा। ठीक है ना। चलिए, पहला में क्या है, क्लोरोफिल की उपस्थिति यानी कि क्लोरोफिल चाहिए। दूसरा, जल की उपस्थिति यानी कि जल चाहिए। तीसरा, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति। चौथा है कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति। इतना 4 चीज़ रहेगा मुख्य रूप से, तभी स्वपोषी पोषण हो पाएगा। इसी को क्वेश्चन को कभी पूछता है स्वपोषी पोषण के लिए कच्चे पदार्थ कौन सा है, तो इन्हीं चारों का आप कच्चे पदार्थ के रूप में लिख सकते। तो देखिए, इसमें छोटा सा क्वेश्चन और था कि इसके यानी कि स्वपोषी पोषण के उपोत्पाद यानी कि उत्पाद कौन कौन सा चीज़ है। ठीक है ना, तो आंसर है स्वपोषी पोषण के उपोत्पाद स्टार्च, जल तथा ऑक्सीजन है। ठीक है। तो चलिए अब हम देखते हैं 8 नंबर का क्वेश्चन। 8 नंबर में पूछा गया है कि वायवीय तथा अवायवीय श्वसन में क्या अंतर है। कुछ जीवों के नाम लिखिए जिनमें अवायवीय श्वसन होता है। देखिए, इसमें 2 क्वेश्चन पूछा गया है, अवायवीय और अवायवीय श्वसन में अंतर, और कुछ ऐसा जीव का नाम बताना है जिसमें अवायवीय श्वसन होता है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो चलिए अब इसके आंसर को अच्छे से समझते हैं। देखिए, एक तरफ लिखे हैं वायवीय श्वसन और दूसरी तरफ अवायवीय श्वसन। ठीक है, वायवीय श्वसन की तरफ पहला नंबर में क्या लिखे हैं, इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, और अवायवीय तरफ लिखे हैं इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। देखिए, इसको अब डिटेल से समझते हैं एग्जाम्पल से। वायवीय श्वसन हम लोग उसे कहते हैं जब श्वसन की क्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, उसे हम लोग वायवीय श्वसन कहते हैं। और अवायवीय श्वसन किसे कहते हैं, जब श्वसन की क्रिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, उसे हम लोग अवायवीय श्वसन कहते हैं। अब इसे एक एग्जाम्पल समझते हैं। देखिए, जब हम लोग सामान्य स्थिति में होते हैं, बैठ रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं, लिख रहे होते हैं, या नहा रहे होते हैं, या कोई छोटा मोटा काम कर रहे होते हैं जिसमें हम लोग के शरीर को ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है, तब जितना भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उस ऊर्जा को देने के लिए हम लोग का शरीर ऑक्सीजन का यूज करता है। ठीक है ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं वायवीय श्वसन, क्योंकि ग्लूकोज का जो विखंडन है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। अब वायु श्वसन किसे कहते हैं, तो जब हम दौड़ रहे होते हैं या कोई थोड़ा सा कठिन कार्य कर रहे होते हैं जिसमें ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उस ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए। लेकिन जब ज़्यादा ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, जोर से सांस लेने के बावजूद भी, जल्दी जल्दी सांस लेने के बावजूद भी, तो हम वो जो शरीर है उसमें जो ग्लूकोज है, वो ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन के ही अभिक्रिया के ही टूट जाता है, उसे अवायवीय श्वसन कहते हैं। ठीक है। अब देखिए, वायु श्वसन की तरफ दूसरा नंबर में क्या लिखे हैं, इस श्वसन में अधिक ऊर्जा प्राप्त होता है। ठीक है ना, और उधर लिखे हैं इस श्वसन में कम ऊर्जा प्राप्त होता है। तो चलिए अब हम और भी अंतर देखते हैं। वायवीय श्वसन की तरफ सी नंबर में क्या लिखे हैं, यह सामान्य परिस्थितियों में होता है। ठीक है, और अवायवीय श्वसन की तरफ लिखे हैं यह विषम परिस्थितियों में होता है, जैसे कि दौड़ना, तैरना, साइकिल चलाना आदि। डी नंबर में क्या लिखे हैं, इसका उत्पाद जल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा और ऊर्जा है। ठीक है ना, मतलब वायु श्वसन होगा तो जल बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और ऊर्जा बनेगा। चलिए, इधर क्या लिखे हैं, इसका उत्पाद एथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा है। फिर नीचे ई नंबर में क्या लिखे हैं, यह सभी सजीवों में होता है। ठीक है, और कुछ स्थिति में कुछ ऐसे सजीव हैं जिनमें अवायवीय श्वसन भी होता है। चलिए, और इधर क्या लिखे हैं, अवायवीय श्वसन की तरफ यह आर्की बैक्टीरिया, ईस्ट, जीवाणु आदि में होता है। इस प्रकार से अंतर खत्म हुआ। तो चलिए अब हम 9 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं।
इसमें पूछा गया है कि गैसों के अधिकतम विनिमय के लिए कूपिका किस प्रकार अभिकल्पित है। गैसों का विनिमय का मतलब होता है गैसों का आदान प्रदान होना, ठीक है। तो यहाँ पर आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये है मेरा कूपिका, ठीक है ना, जो कि फेफड़ों के अंदर में होता है। तो कूपिका का बनावट किस प्रकार से है गैसों के विनिमय के लिए, यही क्वेश्चन है, ठीक है। आंसर देखते हैं। कूपिका की संरचना गुब्बारे के समान होती है। जब गैसों का अधिक विनिमय होता है तो इसका आकार घटता और बढ़ता है। इस प्रकार कूपिका के अंदर गैसों का विनिमय होता है। देखिए इसमें लिखा गया है कि कूपिका का जो आकार रहता है, संरचना रहता है, बनावट रहता है, वो गुब्बारे यानी कि बैलून के जैसा होता है, ठीक है। जब इसमें गैसों का विनिमय होता है यानी कि गैसों का आदान प्रदान होता है तो ये फैलता और सिकुड़ता है, मतलब इसका जो आकार होता है वो घटता और बढ़ता है। इस प्रकार से कूपिका को अभिकल्पित किया गया है यानी कि बनाया गया है, ठीक है। तो चलिए अब हम 10 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी के क्या परिणाम हो सकते हैं। इसका मतलब है कि अगर हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन घट जाए तो क्या होगा। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि हीमोग्लोबिन क्या होता है। हमारे रक्त में लाल रंग का एक रंजक पाया जाता है, एक वर्णक पाया जाता है, उसी का नाम है हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो चलिए अब उत्तर समझते हैं। क्या कहता है, हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करना है। यदि हीमोग्लोबिन की कमी होगी तो शरीर के विभिन्न भागों में ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुंचेगी, जिससे ऊर्जा उत्पादन में कमी तथा शारीरिक कमजोरी होगी। इस स्थिति को खून की कमी भी कहा जाता है। अब देखिए अच्छे से समझते हैं। देखिए ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन जो होता है उसका मुख्य कार्य होता है ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करना। मतलब जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन फेफड़ा तक जाती है और फेफड़ा के बाद उधर हीमोग्लोबिन लेके जाता है शरीर के विभिन्न भागों में, ठीक है। अगर हीमोग्लोबिन घट जाएगा तो शरीर के विभिन्न भागों में ऑक्सीजन अच्छे से नहीं पहुंचेगा, जिसके कारण ऊर्जा उत्पादन में कमी होगा, क्योंकि ऑक्सीजन ही है जो ग्लूकोज के साथ विखंडित होकर हमें ऊर्जा प्रदान करती है, ठीक है। और ऐसा अगर हो गया, खून की कमी हो गया, तो हमें ऑक्सीजन नहीं ऊर्जा नहीं मिलेगा पर्याप्त मात्रा में, जिससे हमें शारीरिक कमजोरी का महसूस होगा। अब देखिए इस स्थिति को खून की कमी भी कहा जाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए अब हम 11 नंबर का प्रश्न देखते हैं। इसमें क्या पूछा है, मनुष्य में दोहरा परिसंचरण की व्याख्या कीजिए, यह क्यों आवश्यक है। देखिए यहाँ पर सवाल पूछा है कि मनुष्य यानी कि मानव में दोहरा परिसंचरण का व्याख्या करना क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है, और ये क्यों जरूरी है। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। तो चलिए आंसर देखने से पहले इस चित्र को देख लीजिए और समझ लीजिए क्या होता है ये चित्र है मानव हृदय का, जो परिसंचरण तंत्र का एक महत्वपूर्ण अंग है, ठीक है। इसमें कुल मिलाकर के 4 भाग होता है। ऊपर का 2 भाग को अलिंद बोलते हैं, तो बायां साइड में बायां अलिंद और दायां साइड में दायां अलिंद, ठीक है। उसके बाद देखिए नीचे में निलय होता है, तो बायां साइड में बायां निलय और दायां साइड में दायां निलय। चलिए अभी आंसर को पढ़ते हैं और अच्छे से समझते हैं। कह रहा है हमारे शरीर में रक्त परिसंचरण के क्रम में 2 बार हृदय में पहुंचता है, जिसे हम दोहरा परिसंचरण कहते हैं। इसमें ऑक्सीजनित रुधिर बायां अलिंद से बायां नीलय में प्रवेश करता है। उसके बाद विऑक्सीजनित होकर दायां नीलय से दायां अलिंद में प्रवेश करता है। उसके बाद श्वास के रूप में बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। अब देखिए इसको अच्छे तरीके से पिक्चर से समझते हैं। देखिए सबसे पहले रुधिर क्या होता है, तो रुधिर ऑक्सीजन को कलेक्ट करता है, कहाँ से, फेफड़ा से, और बायां अलिंद में प्रवेश करता है, ठीक है। और बायां अलिंद में प्रवेश करने के बाद ये बायां नीले में पहुंच जाता है नीचे। बायां नीले में पहुंचने के बाद ये पूरे शरीर में चले जाता है, और पूरे शरीर में जाने के बाद ये विऑक्सीजनित हो जाता है, मतलब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भर जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड भरने के बाद पूरे शरीर से घूम करके वापस फिर से दायां नीले में आता है, और दायां नीले से फिर दायां अलिंद में जाता है, और फिर श्वास के रूप में बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। इस प्रकार से दोहरा परिसंचरण है। ये क्यों जरूरी है वो भी दिया हुआ है। यह हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित रखने के लिए और ऊर्जा प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। देखिए 2 चीज के लिए, तापमान को नियंत्रित रखने के लिए और ऊर्जा प्राप्त होने के लिए, ऊर्जा का जरूरत के लिए, ठीक है। इस प्रकार से ये आंसर खत्म हुआ। तो चलिए अब हम 12 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें पूछा गया है जाइलम तथा फ्लोएम में पदार्थों के वहन में क्या अंतर है। मतलब बेसिकली इसमें पूछा गया है कि जाइलम और फ्लोएम में क्या अंतर है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। देखिए जाइलम और फ्लोएम, एक तरफ है जाइलम, दूसरा तरफ फ्लोएम। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि जाइलम और फ्लोएम ये दोनों जो है पादपों में यानी कि पेड़ पौधों में पाए जाने वाला एक ऐसा उत्तक है जो परिवहन करता है किसका, तो पदार्थों का। तो यहाँ पर अंतर बताना है कि जाइलम किन प्रकार का पदार्थों का परिवहन करता है और फ्लोएम, ठीक है। तो चलिए जाइलम की तरफ पहला नंबर में क्या है, यह जड़ से जल तथा खनिज लवण को पत्तियों तक पहुंचाता है, ठीक है। जाइलम क्या करता है,
जड़ में जो पानी रहता है और पानी के साथ जो खनिज लवण घुला हुआ होता है उसको अवशोषित करता है जाइलम उत्तक, और उसको अवशोषित करने के बाद पत्तियों में, फलों में, फूलों में, सभी भागों में पहुंचाता है। ठीक है, चलिए फ्लोएम की तरफ क्या लिखा है, यह पत्तियों में बनने वाले भोजन को शरीर के सभी भागों में पहुंचाता है। हम लोग जानते हैं कि पेड़ पौधा में जो भोजन है वो पत्तियों में बनता है, तो जब बन जाता है तो फ्लोएम जो उत्तक है, ये परिवहन उत्तक है, ये भोजन को सभी भागों में पहुंचाता है, फल में, फूल में, जड़ में, तना में, हर जगह। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर में क्या लिखे, जाइलम की तरफ, इसमें पदार्थों का परिवहन वाहिकाओं तथा वाहिनियों द्वारा होता है। ठीक है, इधर क्या लिखे फ्लोएम की तरफ, इसमें पदार्थों का परिवहन चालनी कोशिकाओं के द्वारा होता है। ये हो गया अंतर। चलिए अब और भी अंतर देखते हैं। चलिए सी नंबर में क्या लिखा हुआ है, इसमें पदार्थों का परिवहन नीचे से ऊपर की ओर होता है। देखिए जो जाइलम है वो तो जड़ को ऊपर ले जाता है, इसलिए लिखा गया है यह पदार्थों का परिवहन क्या होता है इसमें, नीचे से ऊपर की तरफ। ठीक है, फ्लोएम में क्या लिखा हुआ है, इसमें पदार्थों का परिवहन सभी भागों में होता है। ठीक है, मान के चलिए कोई डाली नीचे है, ठीक है, तो नीचे से ऊपर की तरफ भी जाएगा भोजन, ऊपर से नीचे की तरफ भी आता है। चलिए जाइलम की तरफ डी नंबर में लिखा हुआ है, इसमें ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है, और इधर फ्लोएम में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि फुफ्फुस में कोशिकाओं की तथा वृक्क में वृक्काणुओं की रचना तथा क्रियाविधि की तुलना कीजिए। इसमें पूछा गया है कि फुफ्फुस और वृक्क में क्या अंतर है, रचना के आधार पर और इसका क्रियाविधि मतलब कि कार्य के आधार पर। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं फटाफट। तो चलिए देखते हैं इसका उत्तर को आसान भाषा में। देखिए कोपिका की तरफ कोपिका के बारे में और वृक्काणु की तरफ वृक्काणु के बारे में। तो कोपिका की तरफ ए नंबर में लिखे हैं इसकी संरचना गुब्बारे के समान होती है। ठीक है, और उधर लिखे इसकी संरचना कप के समान होती है। आप यहाँ पर कोपिका को देख सकते हैं, इसका समान गुब्बारे के समान है। ठीक है ना, इसका संरचना, ठीक है, यानी कि एक गुब्बारे के जैसा दिखता है। और वृक्काणु को आप देख सकते हैं कप के जैसा दिखता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये तो रचना के बारे हो गया। अब इसका कार्य विधि में आते हैं, मतलब कि इसका क्रियाकलाप, कार्य में क्या कार्य करता है। ठीक है, बी नंबर में देखिए क्या लिखे हैं कोपिका की तरफ, इससे गैसों का आदान प्रदान होता है। ठीक है, और इधर लिखे हैं इसमें पदार्थों का छानन होता है। चलिए अब सी नंबर का अंतर देखते हैं। यह फैलता और सिकुड़ता है। ठीक है, कोपिका क्या होता है, फैलता और सिकुड़ता रहता है। ठीक है, जैसे इसमें गैस जाता है फैल जाता है, और जैसे उससे गैस बाहर निकलता है वो सिकुड़ जाता है। वृक्काणु में क्या लिखे हैं, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, चलिए डी नंबर देखिए, इसका संबंध श्वसन तंत्र से है। ठीक है, वृक्काणु का संबंध किससे है, तो उत्सर्जन तंत्र से। और कोशिका में क्या बनता है, तो इसमें CO2 बनता है, और वृक्काणु में क्या बनता है, तो इसमें यूरिक अम्ल बनता है। ठीक है, इस प्रकार से हम इस चैप्टर का, इस वीडियो का संपूर्ण क्वेश्चन आंसर आपको डिटेल में अच्छे तरीके से, बारीकी तरीके से समझाए हैं। अगर अभी तक भी आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद का सारा मटेरियल आप लोगों को मिलने वाला है, मैथ का, साइंस का, इंग्लिश का, सारा सब्जेक्ट का। तो चलिए इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं।